स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी बीएड सेकंड ईयर बायो के लिए। ठीक है, हम पढ़ रहे थे वेरिएशन का पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने वेरिएशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और वेरिएशन के क्या पढ़े थे, टाइप पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन का पार्ट 2 और पार्ट 2 के अंदर है अपना पॉइंट फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ वेरिएशन। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ वेरिएशन विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ वेरिएशन, विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। तो विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार के होते हैं, या फिर कह सकते हो कि निम्न होते हैं। नंबर 1 है वायु यानी हवा। सेकंड है न्यूट्रिशन यानी पोषण। थर्ड है लाइट यानी प्रकाश। फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर यानी तापमान। तो वेरिएशन को ये 4 कारक प्रभावित करते हैं। वायु यानी हवा, सेकंड है न्यूट्रिशन यानी पोषण, थर्ड कौन सा कारक है, लाइट जिसको बोलते हैं प्रकाश, और फोर्थ है टेम्परेचर यानी तापमान। अब देखिए वायु यानी हवा वेरिएशन को किस प्रकार से प्रभावित करती है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे हवा होती है वो तीव्र गति से चलती है, यानी वायु का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है, तीव्र गति से होता है। वहाँ पे पाए जाने वाले जो पेड़ होते हैं उसकी लंबाई कम होती है। क्या होती है, कम होती है। और एक तरफ पत्तियों और शाखाओं की संख्या भी क्या होती है, अधिक होती है। तो जिस तरफ पत्तियों और शाखाओं की संख्या उसी तरफ अधिक होगी जिस तरफ हवा का वेग क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रकार वायु भी वेरिएशन यानी विभिन्नताओं को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो ध्यान में रखना, ऐसा कोई भी क्षेत्र ले लीजिएगा जो कि जहां पर हवा होती है वो तीव्र गति से चलती है। हवा होती है वो क्या चलती है, तीव्र गति से चलती है। और तीव्र गति से हवा चलने के कारण वहां पे पाए जाने वाले पेड़ क्या होंगे, छोटे होते हैं, यानी उसकी लंबाई क्या होती है, कम होती है। और जिस तरफ हवा का वेग कम होता है यानी हवा का बहाव कम होता है, उस तरफ पत्तियां और शाखाएं यानी पेड़ के उस तरफ पत्तियां और शाखाएं क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है। अब इस प्रकार से वायु होती है वो वेरिएशन को क्या करती है, प्रभावित करती है। सेकंड क्या है, न्यूट्रिशन यानी पोषण। आप सभी जानते हो कि प्रत्येक जंतु को वृद्धि करने के लिए या प्रत्येक पादप को वृद्धि करने के लिए क्या जरूरी होता है, एक अच्छा भोजन यानी अच्छा पोषण आवश्यक होता है। यानी आप किसी भी जंतु को या प्लांट को प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ दोगे जिसमें विटामिन, प्रोटीन और अन्य जो गैसें उपस्थित हो, तो वो प्लांट क्या करेगा, अधिक मात्रा में अधिक क्या करेगा, वो वृद्धि करेगा और अधिक क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। बट अगर आप किसी प्लांट को न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा
नहीं दोगे तो उस प्लांट की लंबाई और वृद्धि और उसकी वीकनेस यानी जो स्ट्रॉन्गता होती है वो क्या होगी, प्रभावित होगी। तो कहने का मीन ये है कि न्यूट्रिशन यानी पोषण होता है वो वेरिएशन को प्रभावित करता है। ऐसा क्षेत्र जहाँ की भूमि में जो पोषक तत्व होते हैं, भूमि की मृदा होती है उसके अंदर पोषक तत्व क्या होते हैं, कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, वहाँ पे पाए जाने वाले जो प्लांट होते हैं वो सोल्ट होते हैं यानी उसकी लंबाई क्या होती है, कम होती है, प्लस वो क्या होते हैं, वीक यानी कमजोर होते हैं। क्योंकि उसको वृद्धि करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिलता। उसी प्रकार जंतुओं को भी वृद्धि करने के लिए क्या जरूरी है, पर्याप्त पोषण युक्त भोजन जरूरी होता है। या यदि आप किसी भी जंतु को पर्याप्त मात्रा में पोषण युक्त भोजन नहीं दोगे तो कुपोषण का शिकार हो जाता है। किसका, कुपोषण का शिकार हो जाता है। और कुपोषण का शिकार होने के कारण उसमें अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इन रोगों के कारण उसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल वेरिएशन क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। कहने का मीन ये है कि किसी रोग के कारण उसके अंग भी क्या हो सकते हैं, भंग हो सकते हैं, जिसके कारण उसमें कायिक विभिन्नता यानी सोमेटिक वेरिएशन उत्पन्न हो जाती है। थर्ड फैक्टर है अपना लाइट। तो लाइट यानी जो प्रकाश होता है वो भी क्या करता है, वेरिएशन को प्रभावित करता है। प्रकाश क्या करता है, वेरिएशन यानी विभिन्नता को प्रभावित करता है। तो देखिए जिस स्थान पर या जिस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश क्या होता है, अधिक होता है, क्या होता है, सूर्य का प्रकाश अधिक होता है, वहां पे पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, आप सभी जानते हो कि पेड़ पौधों की पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। जो पत्तियां होती है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है। क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनाती है, वो भोजन बनाती है। तो इस प्रकार जिस क्षेत्र में प्रकाश की तीव्रता होती है वहां पे पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण होते हैं, वो अधिक मात्रा में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिक मात्रा में करेंगे तो खाद्य पदार्थों का निर्माण भी क्या होता है, अधिक होता है। क्या बनेंगे, खाद्य पदार्थ भी क्या हुए, अधिक मात्रा में बनते हैं। इस प्रकार ये पौधे होते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं तो ये क्या होंगे, उनकी लंबाई भी अधिक होगी और ये प्लांट क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होंगे। और इनकी पत्तियां होती है वो भी क्या होती है, मोटी होती है। क्या होती है, पत्तियां मोटी होती है। तो इस प्रकार लाइट यानी प्रकाश भी वेरिएशन को क्या करता है, प्रभावित करता है। और ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम पहुँचता है तो वहाँ पे पाए जाने वाले प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कम मात्रा में करती है, जिसके कारण उनमें खाद्य पदार्थ भी कम मात्रा में बनते हैं। खाद्य पदार्थ कम मात्रा में बनेंगे तो उस प्लांट को वृद्धि करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ नहीं मिलते। खाद्य पदार्थ नहीं मिलेंगे तो प्लांट क्या रह जाएगा, छोटा रह जाएगा और क्या रह जाएगा, वीक यानी कमजोर रह जाता है। तो इस प्रकार लाइट भी वेरिएशन को क्या करती है, प्रभावित करती है। फोर्थ फैक्टर है अपना टेम्परेचर यानी तापमान। तो तापमान भी क्या करता है, वेरिएशन को प्रभावित करता है। क्यों, आप सभी जानते हो कि ऐसा क्षेत्र जहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, जहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, वहां पे पाए जाने वाले जो प्राणी होते हैं, वहां पे पाए जाने वाले जो प्राणी होते हैं वो क्या होते हैं, डार्क कलर के होते हैं। वहां पे पाए जाने वाले प्राणी क्या होते हैं, डार्क कलर के होते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मेलानिन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आप सभी जानते हो कि मेलानिन वर्णक है वो उसका निर्माण किसमें होता है, मेलेनोसाइट कोशिकाओं में। इसके अंदर मेलेनोसाइट
होते हैं। तो इस प्रकार एक वेरिएशन उत्पन्न हो गई कि जिस क्षेत्र में टेम्परेचर कम था तो वहाँ के जो प्राणी थे वो गोरे यानी व्हाइट कलर के होते हैं, बट जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती, मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है उन प्राणियों में, जिसके कारण उनका कलर क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है, यानी उसकी बॉडी का कलर क्या हो जाएगा, गहरा हो जाता है। तो इस प्रकार ये चार फैक्टर वाइट, न्यूट्रिशन, लाइट और टेम्परेचर वेरिएशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगला अपना नेक्स्ट पॉइंट है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है कॉजेज ऑफ वेरिएशन। अगला नेक्स्ट पॉइंट है अपना कॉजेज ऑफ वेरिएशन। कॉजेज ऑफ वेरिएशन, कॉजेज ऑफ वेरिएशन विभिन्नताओं के कारण, कॉजेज ऑफ वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन उत्पन्न होने के निम्न कारण होते हैं। नंबर 1 है इन्वायरमेंट, सेकंड है इनहेरेंट टेंडेंसी, थर्ड है म्यूटेशन, फोर्थ है डुअल पेरेंटेज, दोहरी पेटरता बोलते हैं इसको, दोहरी पेटरता। अगला है पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन। तो इस प्रकार से कॉजेज ऑफ वेरिएशन की अपन बात कर रहे हैं तो वो निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1 है इन्वायरमेंट, नंबर 2 है इनहेरेंट टेंडेंसी, हिंदी में बोलते हैं इसको अंतर्निहित परिवर्तन। थर्ड है म्यूटेशन, जिसको आप सभी जानते हो परिवर्तन बोलते हैं। फोर्थ है डुअल पेरेंटेज यानी दोहरी पेतरकता, और फिफ्थ है अपना पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन। तो इन्वायरमेंट देखिए आप सभी जानते हो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं यानी वातावरणीय कारक होते हैं, वो सोमेटिक सेल के सोमेटोप्लाज्म को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इन्वायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं वो सोमेटिक सेल के सोमेटोप्लाज्म को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। किसके, सोमेटिक सेल के सोमेटोप्लाज्म को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सोमेटिक सेल का जब सोमेटोप्लाज्म प्रभावित होगा तो इस सोमेटोप्लाज्म के अंदर अनेक प्रकार की क्रियाएं थोड़ी अभिजीवियां संपन्न होने लग जाती है, जिसके कारण जो जंतु की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी जो बाह्य कारिकी होती है उसके अंदर क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार इसमें एक्सटर्नल क्या उत्पन्न हो गई यानी बाह्य क्या हो गई, इसमें विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है।
कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर ले लीजिए जो कि सोमेटिक सेल को क्या करेगा, सोमेटिक सेल के सोमेटोप्लाज्म को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। सोमेटिक सेल का जब सोमेटोप्लाज्म प्रभावित होगा तो उसके अंदर अनेक प्रकार की गतिविधियां संपन्न होगी, जिसके कारण किसी भी जंतु की एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी यानी बाह्य आकारिकी के अंदर क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार जो इन्वायरमेंट है वो क्या करता है, वेरिएशन के लिए उत्तरदायी होता है। सेकंड कॉजेस है अपना इनहेरेंट टेंडेंसी यानी अंतर्निहित प्रवृत्ति। इनहेरेंट टेंडेंसी क्या होती है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कोई भी दो जंतु एक दूसरे के समान नहीं होते। क्या नहीं होते, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कोई भी दो जंतु एक दूसरे के समान नहीं होते, क्योंकि सभी जंतुओं जो प्रोटोप्लाज्म है उसको जंतुओं का जैविक आधार माना गया है। इसको प्रोटोप्लाज्म को जंतुओं का जैविक आधार माना गया है। तो प्रोटोप्लाज्म को जंतुओं का क्या माना गया है, जैविक आधार माना गया है। और जो ये प्रोटोप्लाज्म होता है वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल मटेरियल से बने होते हैं। केमिकल मटेरियल से क्या होते हैं, बने होते हैं। अब जब प्रोटोप्लाज्म की बात हम कर रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म को जंतुओं का क्या माना गया है, जैविक आधार माना गया है। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकली मटेरियल से बने होते हैं। और ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक रसायन है, उसके अणुओं के अंदर क्या होती है, अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जिसके कारण जंतु में क्या उत्पन्न हो जाती है, वेरिएशन उत्पन्न हो जाती है। तो ध्यान में रखना कि जंतु के अंदर इस प्रकार क्या उत्पन्न हो जाती है, वेरिएशन उत्पन्न हो जाती है। तो प्रोटोप्लाज्म में जब भी किसी भी प्रकार का चेंजेस होगा तो जंतुओं में क्या उत्पन्न होगी, वेरिएशन यानी विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार इनहेरेंट टेंडेंसी भी क्या होती है, वेरिएशन के लिए उत्तरदायी होती है। थर्ड अपना पॉइंट क्या है, म्यूटेशन। आप सभी जानते हो कि अचानक होने वाले परिवर्तन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। म्यूटेशन की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो क्या बोलोगे, अचानक होने वाले परिवर्तनों को, अचानक होने वाले परिवर्तनों को म्यूटेशन कहा जाता है। अचानक होने वाले परिवर्तनों को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन कहा जाता है। अब देखिए, जब किसी जंतु में अचानक परिवर्तन है तो होते हैं तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन के दौरान किसी जंतु की जीवी संरचना में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। किसमें आ जाता है, जीवी संरचना में। जीवी संरचना में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। अब आप सभी जानते हो कि जीव में अगर एक बार परिवर्तन हो गया तो क्या है, स्थायी होता है। और यह अनुवांशिक होने के कारण क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होता है। तो इस प्रकार म्यूटेशन के कारण यदि किसी जंतु की जीवी संरचना में परिवर्तन हो गया तो ये परिवर्तन स्थायी होते हैं और अनुवांशिक होने के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होंगे, वंशानुगत होंगे। आप इसका एग्जाम्पल देखते हो, अफ्रीका की नीग्रो प्रजाति में पाया जाने वाला फिनाइल कीटोनेरिया। अफ्रीका की किसमें, नीग्रो प्रजाति में पाया जाने वाला फिनाइल कीटोनेरिया। एग्जाम्पल है इसका, अफ्रीका की नीग्रो
प्रजाति में पाया जाने वाला फिनाइल कीटोनेरिया तो फिनाइल कीटोनेरिया का उत्पन्न होने का कारण क्या था? म्यूटेशन की, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? वंशानुगत होती है, क्योंकि जीवी संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ था। अब देखिए अपना फोर्थ कॉजेज कौन सा है? दोहरी पेटरता। अब दोहरी पेटरता क्या होती है? आप सभी जानते हो कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान स्पर्म और ओवा का क्या होता है? संयोजन होता है। ये क्या है? स्पर्म और ये क्या है? ओवा। इन दोनों का संयोजन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो ध्यान में रखना कि दोहरी पेटरता क्या होती है कि जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान मेल गेमेट्स स्पर्म और फीमेल गेमेट्स ओव्यूल का क्या होता है? संयोजन होता है। मेल और फीमेल गेमेट्स का संयोजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? जाइगोट बनता है। अब देखिए मेल और फीमेल स्पर्म होता है, उनका निर्माण अलग अलग जंतुओं के जर्म प्लाज्म में होता है। अलग अलग जंतुओं के किसमें होता है? जर्म सेल के जर्म प्लाज्म में होता है। ठीक है। अब दो जंतु है तो उसके जर्म प्लाज्म में अलग अलग प्रकार के अपन वेरिएशन देख सकते हैं। तो उस वेरिएशन जो जर्म प्लाज्म में जो वेरिएशन उत्पन्न हुई है, मान लीजिए मेल के जर्म प्लाज्म में जो वेरिएशन उत्पन्न हुई है, उसमें जब जर्म प्लाज्म में जब स्पर्म बने तो उसकी जर्म प्लाज्म की कुछ मात्रा इसके स्पर्म के अंदर चलेगी। इधर फीमेल के जर्म प्लाज्म में कुछ वेरिएशन उत्पन्न हुई है और जर्म प्लाज्म का कुछ पार्ट ओव्यूल के अंदर चला गया। जब इसमें अलग वेरिएशन है, इसके अंदर अलग वेरिएशन है, दोनों स्पर्म और ओवा का संयोजन हुआ, उसको फर्टिलाइजेशन बोला, और जो द्विगुणित संरचना बनी उसको क्या बोला? जाइगोट बोला। तो इस प्रकार स्पर्म के अंदर वेरिएशन थी, ओवा के अंदर वेरिएशन थी, दोनों वेरिएशन किसमें आ गई? अब जाइगोट में। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो जाइगोट परिवर्तित होकर के क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा। तो ये वेरिएशन है वो क्या होगी? इस भ्रूण के अंदर आ जाएगी। इस प्रकार इन दोनों पेरेंट की उत्पन्न होने वाली जो संतति होती है वो इन दोनों की तुलना में भिन्न लक्षणों वाली क्या होती है? प्राप्त होती है। क्या होती है? भिन्न लक्षणों वाली क्या होती है? प्राप्त होती है। भिन्न लक्षणों वाली प्राप्त होती है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं? दोहरी पेटरता कहा जाता है। और अगला अपना लास्ट कौन सा है? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस आप सभी जानते हो कि ऐसा जनन जिसमें अंडाणु शुक्राणु से संयोजित हुए बिना ही परिवर्तित होकर के नए एनिमल का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। पार्थेनोजेनेसिस क्या है? एनिसेक जनन होता क्या है? वो देखिए ऐसा जनन जिसमें अंडाणु शुक्राणु के साथ संयोजित हुए बिना ही परिवर्तित होकर नए जंतु का निर्माण कर देता है। तो इसे क्या बोलेंगे? एनिसेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। तो
क्या होगी, तो अनिषेक जन्म के दौरान जब अंडसूत्री विभाजन होता है तो उसी दौरान गुणसूत्र में अनेक परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। इन परिवर्तनों के कारण जो उत्पन्न होने वाली संतति है उसमें अलग प्रकार की वेरिएशन अपन को देखने को मिलती है। तो इस प्रकार विभिन्नताओं के अपन कारण पढ़े तो 4 कारण होते हैं विभिन्नताओं के, सॉरी 5, इन्वायरमेंट, फर्स्ट था, सेकंड थी इनहेरेंट टेंडेंसी, थर्ड थी अपना म्यूटेशन, फोर्थ थी डुआ पेरेंटेज यानी दोहरी प्रेरकता, और लास्ट